Okay, class. Do we start now? Great. So, what we have seen in the last week? Dimensional analysis. We have started with the dimensional analysis now. Great. Dimensional ना dimensions हमने start किया था. So initially I have told you that what is dimension, right? How you can write the derived physical quantities in terms of fundamental physical quantities. How there are the various how there are various allocations for the dimensions, right? Next, we have started with that last week we have also concluded that on the basis of dimensional analysis, on the basis of dimensional analysis, the physical quantities can be categorized among four parts. What are those? What are those? First one is dimensional variable, a physical quantity having variable in the nature and they must have its own dimension. Dimensional variable, mass, length, time, all fundamental. Apart from that, derived physical quantities, they are the examples of dimensional variable. So there are a lot of the physical quantities, there are most of the physical quantities, they come under this category, right? Now next we have discussed the dimensional constants, right? Dimensional constants means their values are constant in the nature, but they have their own dimensions. Their values are constant in the nature, but their values are constants, isn't? So I have given you, I think, how many examples I have given? Universal gravitational constant, then then electrostatic force constant. I have given you two examples. गैस कांस्टेंट आल्सो. नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और वहीं पे हमने ब्रेक लगा दिया था. ग्रेट. नाउ जस्ट स्टार्ट द क्लास फ्रॉम हियर. प्लैंक्स कांस्टेंट. What is the Planck's constant? Basically, there is a formula that relates the energy with frequency. That relates the energy with frequency. We know the energy, but I think we don't know the frequency. Anyone who can explain the frequency? If you know, reciprocal of time duration. Anyone else please? और कोई जो फ्रीक्वेंसी बता सकता हो? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? 9th स्टैंडर्ड में हमने ये बात सीखा था, ठीक है? और मैं आपको और डिटेल में ऐसे जब मैं हम ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स स्टार्ट करेंगे, when we will start with the oscillation and wave, तो मैं और डिटेल में और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूंगा. बस अभी आप इतना जान लो. लास्ट बेंच बच्चे आप आ जाओ यहां पर. आप तो एक सीट आगे शिफ्ट हो जाओ. आ जाओ यहां पर. आप आ जाओ. बैठो. ठीक है. ओके. सो डायमेंशनल कांस्टेंट. फिर मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एक्चुअली? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. देखो फ्रीक्वेंसी को बहुत जनरल टर्म्स में समझते हैं. फ्रीक्वेंसी हमारी ही बनाई हुई कहानी है. टाइम को दूसरे तरीके से देखना फ्रीक्वेंसी कहलाता है. जैसे कभी आप किसी बस स्टॉप पे खड़े रहो, राइट? तो सपोज आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो, जैसे मान लो, और वहां पे सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द छात्र संघ, है ना?
फिर आपको जाना हो गोरखनाथ की तरफ जाना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनका कुछ अपना बस नंबर है, उनका कुछ अपना टाइम है कि 1 घंटे बाद आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, ठीक है। तो आप अगर खड़े हो और बगल के बंदे से आपने पूछा कि भाई मुझे तो गोरखनाथ की तरफ जाना है, बताओ वो बस कब आएगी, तो वो बोलेगा कि इस बस की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। तो फ्रिक्वेंसी कम होने का मतलब क्या, क्या वो बस तुम्हें तुरंत मिलने वाली है या थोड़ी देर बाद मिलने वाली है? थोड़ी देर बाद मिलने वाली है। अगर वो कहता हाँ हाँ ठीक है इसकी फ्रिक्वेंसी तो अच्छी है, तो इसका मतलब वो बस तुम्हें तुरंत मिलने वाली है, मतलब उसका लैब बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद अवेलेबल है। तो टाइम को ही दूसरे तरीके से बात करना, मतलब बात तो हम टाइम की कर रहे हैं, बात तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम की ही कर रहे हैं, पर टाइम डोमेन में नहीं कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं। तो हमने जानबूझ करके फ्रीक्वेंसी डोमेन जैसी कुछ नई चीज अपने लिए गढ़ ली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ बातें कहना आसान हो जाता है रादर देन टाइम डोमेन। और ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप कभी आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग परसू करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा जो एफएम ट्रांसमिशन है, जो एफएम ट्रांसमिशन है, एम ट्रांसमिशन है, या जब वेव्स के बारे में बात करते हैं आप, तो यू प्रेफर फ्रीक्वेंसी डोमेन रादर देन द टाइम डोमेन, ठीक है। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा मतलब है, वो कहानी हमने गढ़ी। अब फ्रीक्वेंसी सीधा आप समझ में आया, अगर टाइम ज्यादा तो, अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम है, और अगर टाइम इंटरवल कम है तो बस जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मींस फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड और टाइम इंटरवल। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं और न्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वन? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वन? इट इज बेसिकली डायमेंशनलेस, तो या तो आप डायरेक्टली 1 लिखो, और आप लिख सकते हो m0 l0 t0, या आप सिंपली इसको 1 लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड? इट्स अ t ओनली। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये t आ जाएगा। अब आप देखो, तो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में t है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? t इनवर्स t to the power minus 1. You can write the t to the power minus 1, or you can write m0 l0 t to the power minus 1. Means that the frequency, while defining the frequency, there is a no need of the mass. While defining the frequency, there is no need of the time. But while defining the frequency, there is a need of the time. While defining the frequency, there is no need of the mass, there is no need of the length, but there is a need of time, right? So what is the dimensional formula of the frequency? It's basically t inverse. It's a t inverse. Now this Planck's constant comes in a relation which correlates the energy with the frequency. ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को एक साथ कोरिलेट करने वाले फार्मूले में आता है। एंड व्हाट इज दैट फार्मूला? दैट फार्मूला इज एक्चुअली E is equal to HF or H nu. So if E is equal to H nu, then H is equal to E by nu. And what is the dimensional formula of the energy? What is the dimensional formula of the energy? Exactly, m L2 t to the power minus 2. What is the dimensional formula of the frequency? T to, exactly. Then what should be the dimensional formula of the Planck's constant? That m L2 t to the power minus 2 plus 1 that is m L2 t to the power minus 1. So this is the dimensional formula of the Planck's constant. This is the dimensional formula of the Planck's constant, right?
Planck's constant, right? Just try to note down it. हाँ, nu. It's not a mu, it's a nu. Mu is something different. It's a nu. Mu exists for the permeability of the medium. Have you done it? Great. Now we have basically calculated the dimensions of four constant. First one is universal gravitational constant. Second one is Planck's constant. Second one is electrostatic constant. Third one is Planck's constant. Gas constant, and next one is Planck's constant. Isn't? Great. Then after dimensional constant, we have another type of physical quantities. So after dimensional constant, we have another type of physical quantities. They are called as dimensionless variable. Right? So you can make the heading. You can make the heading dimensionless variable. Is it visible in the frame? Visible in the frame? Dimensionless, dimensionless variable, dimensionless variable, dimensionless variable. So its name is definition in itself. The name itself is a definition. Then what its name says? The physical quantity must be variable in the nature, means the value of that physical quantity must not be constant. And first one is dimensionless. What is meaning of being dimensionless? They don't have the any dimension. So can you give any example? If you know, if you can imagine. Do you know the angle? Angle, right? Now, apart from seven fundamental physical quantities, we have two complementary physical quantities. While defining the physical quantities, there are seven fundamental physical quantities, but apart from that, we have two complementary physical quantities. And what they are? Complementary physical quantities. Complementary physical quantities, right? And what they are? Basically, they are, first one is the plane angle. First one is the plane angle, and second one is the solid angle. Second one is a solid angle. So first one is a plane angle and second one is a solid angle, right? Now, what is plane angle and what is solid angle? If the angle
between two rays, or if the tiltedness between the two rays is calculated in a plane, if there are the two rays and they are lying in the same plane, they are lying in the same plane, and we are supposed to find out the angle between them, then that is called as the plane angle, right? For example, suppose we have a Cartesian coordinate system like this. So this one is a Cartesian coordinate system. This one is a x-axis, and this one is a y-axis, and this is a point of origin. Now suppose we have a two rays like ray 1. So this is the ray 1. This is the ray 1. This is R1, you can say. This is the second ray. This is R2. Why they are called as the ray? Because they have some initial point. This is ray 1 and this is ray 2. Now there the R1 and R2 can take any incline, the R1 and R2 can be either close or apart. The angle measures their closeness, how close they are or how apart they are, right? And this closeness or apartness is measured by a physical quantity that is called as the theta. This one is called as a theta, right? Now suppose both rays are of equal length, right? Then try to basically plot a circle here. Try to plot a circle. So if you will plot the circle, then because they are of the same length, you can imagine this like a same radius, right? Great. And this one is called as the arc length. This one is called as the arc length. Okay. Now, suppose this angle is very much less, right? Rather than this theta, suppose this is the theta. So for this theta, can you conclude that tan theta is equal to perpendicular upon base? Tan theta is equal to perpendicular upon base. Now my question is, perpendicular can you take the perpendicular just like an arc length? आप इसको ले सकते हो कि नहीं? Right? So for the very close values you can take the arc. आप इसको arc ले सकते हो. अगर ये मैं थीटा को बहुत छोटा कर दूं तो जो आपका आर्क है वही क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आ जाएगा. सो दिस इज बेसिकली for a smaller angle theta, you can take tan theta is equal to arc upon radius, and you know one more approximation, that for a smaller angle theta, tan theta is equal to theta. If theta is small, then sin theta is equal to theta, and cos theta is equal to sin theta is equal to theta, and cos theta is equal to, just look at the series. I have given you the series of the sin theta as well as the cos theta. Cos theta is equal to, आप एक बार सीरीज देखो तो, मैंने साइन थीटा का आपको सीरीज नोट करवाया था, कॉस थीटा का सीरीज नोट करवाया था. साइन थीटा नोट किया था. 1 आपने नोट किया था ना, x plus x cube upon factorial 3, sorry, x minus x cube upon factorial 3 plus x to the power 5 upon factorial 5, ऐसा क्या था? अटेंडेंस सर्कुलेट हो गया था. हाँ, बायो का सीट अभी नहीं, मैथ्स का. हाँ, सर्कुलेट कर देते हैं टाइम की वजह से. गिव मी द अच्छा 11th बायो, शिवा, अंशिका एंड तन्मय,
you are not yet enrolled, so your attendance will not be done. Okay, make sure you get enrolled as soon as possible. Is that clear? Even though your name is written, but your attendance will not be marked. Okay. And in maths, Shashwat, Vaishnavi, and Aryan. You people are not enrolled yet, right? So until and unless you don't get enrolled, your attendance will not be marked. Okay. Make sure you get enrolled. मेंशन कर दीजिए वो नेम कौन कौन से It's कंसल्ट। written here, not enrolled मिलता है। ओके ओके ठीक इनका अटेंडेंस हमें नहीं लेना था, अब गलती से हो गया। ये अभी भी नेम, फिर शिवा का नाम देखिए यहाँ पे लिख दिया। 11th बायो, अन्वेषा, हर्ष पांडे, वैष्णवी गुप्ता, सौम्या यादव, वेदिका, सृष्टि त्रिपाठी, धन्या शाही। हाँ, what happened? धान्या, sorry, धान्या। Usually use double A, धान्या में। वीर प्रताप सिंह, अंशिका अवस्थी, कृतक सिंह, ठीक है। शिवा, अंशिका, तन्मय, it's enrolled, not enrolled. दीपांजलि, Rishita. Now, is there any other student in bio whose name has not been called? Everyone's name I have called. Veer, how much you're talking? Huh? All right. So just 2 minutes. Maths, Utkarsh, Abhiraj, Vanshika, Satyuj, say yes, no. Anurag, Akansha, Palak Tripathi, absent Shruti Mani Tripathi, Riddhi, Naitik, Kartike Rao, Janvi Mal, Mohammad Aman, Nishan, Aditi, Shashwat, Vaishnavi, Aryan, not enrolled, Ishika, Nitin Mishra. Is there any student left whose name not called in maths? अच्छा इन बच्चों का देखिए नाम नहीं था इसमें। शिवा, अंशिका प्रेजेंट ना? प्रेजेंट में पता नहीं। अच्छा कितना काउंट है टोटल कितना काउंट है 14 और ये नहीं ना 14 नहीं सर, 12 2 कटे हैं ना। अच्छा 12 और 3 15 और इसमें 20 15 16 17 और ये 3 20। अच्छा ये 21 का मैथ्स का है हाँ ये मैथ्स है। बायो अटेंडेंस अच्छा कुल मिला के मैथ्स में 20 बताया मैंने, और इसमें आपको कितना बताए थे? बायो 15 बताए थे। अच्छा क्या हुआ? वही मैं देख रहा था टोटल का 15 और 20 में ठीक है जानवी वाले टोटल 35 ना अभी तक नहीं दिख रहा है, इसमें से 3 और 3 6 एनरोल्ड थे। अच्छा वो great so if theta is small then you can take sin theta as a theta and cos theta as a 1 so because sin theta is a theta cos theta is a 1 then because tan theta is a ratio of sin theta over cos theta then if theta is small then sin theta is theta and cos theta is 1 then could you take tan theta as a theta only and if tan theta is a theta only, then theta is equal to arc upon radius. So finally, I just want to only tell you that theta can be given as arc over radius. So this is the theta. So if you want to write the explanation, you can write. Otherwise, you can go with theta is equal to r by radius. If you know the length of the arc, if you know the radius, then you can evaluate the right, plane angle, isn't? तो आप सिंपल देखो, अगर आपको ये पता है मतलब अगर आप इस आर्क के लेंथ को जानते हो, आप रेडियस को जानते हो, तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है? थीटा कैन बी रिटन लाइक आर्क बाय रेडियस, राइट?
सो दिस एंगल इज टेकन इन अ प्लेन, हमने एक प्लेन ले लिया है, दिस इज एन एक्स वाई प्लेन, ये एंगल बेसिकली क्या है, प्लेन में है, राइट। पर अगर पहली वाली रे यहां पे होती, मान लो पहली वाली रे यहां पर होती एक्स वाई प्लेन में, राइट, और पहली वाली प्लेन कहीं यहां पे होती, पहली वाली रे आपकी कहीं यहां पे होती और अगली वाली रे कहीं ऐसे बाहर निकल के आती, अब ये प्लेन में नहीं रहती, इट्स नॉट इन अ प्लेन एक्चुअली, एक एक्स वाई प्लेन में और एक वाई जेड में, मान लो ये तो जेड एक्सिस ऐसे बाहर निकल के आएगा ना, तो एक ऐसे हो जाए और एक ऐसे हो जाए, अब क्या हो जाए, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो नॉट लाइक द सेम प्लेन एक्चुअली, ठीक है। वो सेम प्लेन मान करके एक प्लेन ड्रॉ करके हम निकाल तो सकते हैं, पर वो प्लेन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नो इट इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल, एंड प्लेन एंगल इज इक्वल टू, प्लेन एंगल मींस थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। हाँ अटेंडेंस चला गया, लेट वाला है ना ये, नहीं लेट सारा बचा है, ठीक है। तो इज इट क्लियर, पक्का, बोलो। नाउ दिस प्लेन एंगल हैव अ टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, इसका दो यूनिट है, मैंने इसके पहले भी डिस्कशन किया था। इस प्लेन एंगल को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इसके दो यूनिट्स होते हैं, पहला यूनिट होता है आपका डिग्री, इट्स बेसिकली डिग्री, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, है ना। इसके फंडामेंटल मैथ्स में क्या हमने इसके पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये बातें किया था या नहीं किया था, प्लेन एंगल और में कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री हो गया था ना, तो मुझे नहीं लग रहा वापस उसको कहने का जरूरत है। तो दे हैव अ डिग्री एंड रेडियन, तो रेडियन इज एसआई यूनिट, राइट। नाउ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पक्का। तो ये आपका प्लेन एंगल है, ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ सॉलिड एंगल, अभी उसका जरूरत है नहीं, मैं आपको ऐसे सीधे सीधे बता दे रहा हूं कि सॉलिड एंगल होता क्या है। आप ऐसे देखो कि जैसे मान लो आप एक फुटबॉल इमेजिन करो, ठीक है, कि मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल है, ऐसे इमेजिन करो, और इस फुटबॉल के सरफेस पे आपको यहाँ इसके सरफेस पे, सॉरी, आप इसके सरफेस पे कोई एक एरिया, कोई आप एरिया चूज कर लो, इसके सरफेस पे आप कोई भी एक एरिया चूज कर लो, लाइक दैट, इस एरिया को इमेजिन कर लिया। वैसे भी फुटबॉल में वो आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में दिखाई ही देता है, जहां उसकी सिलाई होती रहे, अलग अलग सेगमेंट्स में दिखाई देता है, ब्लैक व्हाइट लाइक दैट। अब आपको करना क्या है कि जहां पे उसकी सिलाई हुई है, जहां पे वो धागा है ना, उन धागों में से कुछ और धागे आपको अंदर की तरफ बांध लेने हैं, कुछ और धागे कॉर्नर पे, यहां से एक धागा बांध लिया आपने, यू हैव टेकन अ स्ट्रिंग हियर, यू हैव टेकन अ थ्रेड हियर, स्ट्रिंग हियर, है ना, तो अलग अलग धागा ले लिया, राइट। फिर सबको ला करके एक जगह से मिला दिया, सबको ला करके यहां पे मिला दिया, तो बिल्कुल बड़ा प्यारा सा वो आइसक्रीम जैसा आ जाएगा स्ट्रक्चर, होगा। अब यहां पे जब आप यहां पे मिलाओगे ना, तो यहां पर देखो, यहां पर एक एंगल बेसिकली कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस, है ना। तो पतली आइसक्रीम का एंगल कम, एक आइसक्रीम जिसका एरिया ज्यादा है उसका एंगल भी ज्यादा, लाइक दैट। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो सर्कुलर एंगल आपको मिल रहा है ऐसे गोला जैसा, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल, हम उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। इज इट क्लियर, ये बात आपको समझ आ रही है। अब अगर ये सेगमेंट आपने बड़ा लिया होता, ये एरिया बड़ा लिया होता, तो क्या ये आइसक्रीम जैसा स्ट्रक्चर और खुल करके आ जाता, तो इसका मतलब ये जो सर्कल बनता है ये थोड़ा सा और बड़ा बनता, तो इसका मतलब दैट इज अ बिगर सॉलिड एंगल, थोड़ा बड़ा सॉलिड एंगल है। अब देखो, मान लो यहां का एरिया ए है या डी ए है,
why I'm writing actually DA exists for the differential area. Differential area means क्या हो जाएगा? A certain portion of the total area. तो पूरा एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर है, पर तुमने एक उसका पर्टिकुलर जोन चुना ना, तुमने एक छोटा सा उसका हिस्सा चुना, तो दैट इज कॉल्ड एज द डीए, डिफरेंशियल एरिया. एंड दिस वन इज अ रेडियस. This is R, this is R. Now, how the solid angle is basically defined? This symbol is basically known as the omega. This is omega. आपने इसको रेसिस्टेंस में भी यूज किया होगा, ओम, हाँ, वैसा यूज किया था ओमेगा जैसा. और ये आ जाता है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर. ये क्या होता है? डी ए ओवर आर स्क्वायर, मतलब डिफरेंशियल एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर. डिफरेंशियल एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर. नाउ इसकी एक अपनी यूनिट होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन. STERIDIAN, स्टेरेडियन. स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है. हम इसको सिंपल स्मॉल एसआर से इंडिकेट कर लेते हैं, एसआर, स्टेरेडियन, राइट, स्टेरेडियन. देखो यहां पे भाई, ठीक है. अब आप मान लो, अगर मान लो कंप्लीट मैंने एरिया, अब आपसे कह दिया कि ये जो पूरा का पूरा जो आपका ये जो पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर है या पूरा का पूरा जो गोला है या सॉलिड या आपका स्फीयर है, वो उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने कहा कि कंप्लीट, मैंने कहा बताओ ये जो कंप्लीट स्फीयर है, ये उसके अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल इंटेंड कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है. तो क्या हो जाएगा? इसको आप डी ओमेगा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटा एंगल है तो डी ओमेगा, एड ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो आप कितना लिखोगे? ओमेगा इज इक्वल टू डीए क्या पूरा हो जाएगा? अब ये डीए एरिया क्या कंप्लीट एरिया हो जाएगा? एंड व्हाट इज द कंप्लीट एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर. पूरे सर्कमफरेंस का पूरा एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. इससे ये चला गया, तो आंसर इज 4 पाई रेडियन. सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं, 4 पाई स्टेरेडियन. पक्का? तो आपको डिफरेंस समझ में आया रेडियन और स्टेरेडियन में? रेडियन कौन सा एंगल मेजर करता है? प्लेन एंगल. और स्टेरेडियन कौन सा एंगल मेजर करता है? सॉलिड एंगल. ठीक है. अब देखो, अब जैसे जी, हाँ, जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हो ना, तो ये पूरा वॉल भी आप पर एक एंगल इंटेंड कर रहा है. ये पूरा वॉल, पूरी आपकी फ्रंट की वॉल है. अगर आपको मैं सेंटर मान लूं और यहां से अगर देखो, फोकस करो, ठीक है, अपने से प्रोजेक्शन डालो, तो ये वॉल भी एक एंगल बना रहा है. इस एंगल को भी मैं स्टेरेडियन में मेजर कर सकता है. इस एंगल को भी हम क्या कर सकते हैं? स्टेरेडियन में मेजर कर सकते हैं भाई. ठीक है. अदरवाइज ये स्ट्रक्चर भले ही सर्कुलर ना हो, पर हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो अपना जो फोकस एरिया है, हम कितना हमारा जो फ्रंट व्यू है ना, ये ठीक है, दैट एरिया डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का जो रेडियस है, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड करें तो जो एंगल मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टेरेडियन में मेजर होगा. पक्का? ये बात क्लियर हुआ? इसमें प्रॉब्लम किसी को दिख रहा है ये एंगल? ठीक है. जैसे प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर जब प्रोजेक्शन देता है तो वो जो एंगल कवर कर रहा है वो क्या है? दैट इज नॉट रेडियन, दैट इज अ स्टेरेडियन. क्योंकि एक एरिया को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन. ठीक है. अब देखो यहां पे जब मैंने ये जो डायमेंशनलेस, मैंने टॉपिक तो स्टार्ट किया था डायमेंशनलेस वेरिएबल, और फिर हमने यहां पे डिस्कस करना शुरू कर दिया एंगल्स के बारे में. मैंने 2 एंगल्स के बारे में बात किया. कौन कौन सा एंगल? एक प्लेन एंगल और दूसरा. अब आप मुझे बताओ, ये जो आपका प्लेन एंगल है, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है या इसका वैल्यू वेरिएबल है? इट्स अ कांस्टेंट और वेरिएबल? प्लेन एंगल वेरिएबल. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. और सॉलिड एंगल
दैट इज वेरिएबल। तो इसका मतलब ये तो भाई वेरिएबल तो है, आइदर सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, दोनों क्या है, वेरिएबल तो है। पर क्या हम इसके डायमेंशंस के भी बारे में बात कर लें? तो आ जाओ भाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। आर्क मीन्स आप क्या समझते हो, लेंथ ऑफ द आर्क, एंड रेडियस का मतलब क्या समझते हो, लेंथ ऑफ द आर्क। तो क्या दोनों ही लेंथ को इंडिकेट करेगा? दैट इज L अपॉन L, दैट मीन इट इज गोइंग टू बी 1 R, यू कैन से M0 L0 T0। बोलो जरा, डायमेंशनलेस हुआ कि नहीं हुआ? मींस प्लेन एंगल क्या है, डायमेंशनलेस। प्लेन एंगल क्या है, डायमेंशनलेस। ठीक है। व्हाट अबाउट द सॉलिड एंगल? दैट इज एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर। देन एरिया मीन्स व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? L स्क्वायर। बोलो, एरिया का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेडियस? दैट इज L का स्क्वायर। जस्ट टेल मी द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड एंगल। That is 1R M0 L0 T0। Then once again dimensionless। अब बात समझ में आया कि जब सॉलिड एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों आए थे फंडामेंटल्स के पास, बोले कि अपने फैमिली मेंबर, मुझे भी अपना फैमिली मेंबर बना लो, तो इन लोगों को क्यों उस ग्रुप में नहीं सम्मिलित किया गया? क्योंकि ये दोनों क्या थे, डायमेंशनलेस थे। सो फिजिकल क्वांटिटी जो अपनी है वो 7 फंडामेंटल है और 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। दे आर 7 फंडामेंटल एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री। और ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर डायमेंशनलेस। वो कैसी हैं, डायमेंशनलेस। ओके। Now apart from that we have a lot of the dimensionless variable। इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारे dimensionless variable हैं, ठीक है, जिसमें एक बड़ा नाम आपका आता है आरडी का। ठीक है, आरडी एग्जिस्ट फॉर द रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। हिंदी में बोले तो सापेक्ष घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी इन द हिंदी इज कॉल्ड एज द घनत्व, रिलेटिव इन द हिंदी इज कॉल्ड एज द सापेक्ष घनत्व, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी, हाउ द रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड? क्लास 9th स्टैंडर्ड में शायद आपने कुछ पढ़ा होगा। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम, रो फॉर द डेंसिटी with respect to the density of water at 4 degree centigrade। तो density of any medium or any material with respect to density of water is called as relative density of that material। उसको क्या बोलते हैं, relative density। अब एक बात मुझे बताओ, what is the it is a density ना, the numerator is density either of material or of the water। तो डेंसिटी तो डेंसिटी की तरह डिफाइन होगा, किसी का भी रखो। और डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी? m L to the power -3। What is the dimensional formula of the density? Once again, m L to the power -3। Then what is the dimensional formula of the rho m upon rho w? It's a 1R M0 L0 T0। Then dimension are dimensionless, then relative density is dimensionless। Now it's a variable or constant? वेरिएबल, क्योंकि मीडियम बदलेगा। नीचे वाटर तो फिक्स हो गया है कि वाटर के रिस्पेक्ट में बात करनी है, लेकिन जैसे ही मान लो तुमने मीडियम चेंज किया, केरोसिन लिया या ऑयल लिया, आयरन में भी कई तरह के ऑयल आते हैं, तो जैसे आप मीडियम बदलोगे उसका रिलेटिव डेंसिटी बदल जाएगा, पक्का। तो ये तो वेरिएबल है, पर क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल। क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल। अपार्ट फ्रॉम रिलेटिव डेंसिटी वी हैव अ स्ट्रेन आल्सो। स्ट्रेन भी अपने पास आता है, ठीक है। पर अपने को सब चीजें अभी नहीं जाननी है। मैंने पहले आपको बताया था कि डायमेंशनलेस, जब आप डायमेंशन एनालिसिस सीखो तो डायमेंशंस में उतना ही आप सीखो कि जितना अभी आप चैप्टर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर के चीजों को आप याद नहीं कर सकता, मेमोराइज करने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको चैप्टर्स मिलते जाएंगे
वैसे आपको फिजिकल क्वांटिटीज के भी बारे में पता चलता जाएगा, और फिजिकल क्वांटिटीज जब आपको पता चल जाएंगी तो फिर आप उसका डायमेंशन भी लिख लोगे। पक्का? ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दे आर कॉल्ड एज द डायमेंशनलेस वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, आई होप, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। अगला जो है वो क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है। देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स? देयर वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे डोंट हैव, लिख लो भाई, लिख लो 2। बताओ 2, कुछ हमने दिया ही नहीं, नंबर दे दिया 2। अब 2 क्या है मैंने कुछ बताया ही नहीं। व्हाट इज द 2? 2 kg, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 ल्यूमेन, 2 एम्पियर, कुछ नहीं बताया। जब कुछ नहीं बताया तो ये पता ही नहीं किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात चल रही है। तो मतलब ये दरअसल जो 2 है वो एक नंबर है, ना कि किसी फिजिकल को, ना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? डायमेंशनलेस है। कांस्टेंट भी है, क्या है? कांस्टेंट है। तो 2 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर क्या है आपका? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वो आपका डायमेंशनलेस क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि उसका कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है। पक्का? अच्छा, क्या इसका कोई यूनिट है क्या? इस 2 के बाद हमने कोई यूनिट लिखा क्या? इसका हमने कोई यूनिट लिखा क्या? 2 का कोई यूनिट है? नहीं है। अच्छा, क्या इसका कोई डायमेंशन है क्या? इसका कोई डायमेंशन नहीं है। पक्का? यही है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जितनी भी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जितनी भी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, क्या वो डायमेंशन लेस होती हैं? कैन आई से? पक्का? जितनी भी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो क्या होती हैं? डायमेंशनलेस होती हैं। इसका रिवर्स देखो, कैन आई से कि जितनी डायमेंशनलेस चीजें होती हैं, जितनी भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, क्या सारी की सारी यूनिटलेस होती हैं? दो बातें हैं। मैंने कहा कि ऑल यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। फिर मैंने कहा कि चलो इसका रिवर्स भी आ जाओ, आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। तो क्या दोनों बातें ही सही हैं? फिर कौन सी सही है, कौन गलत है? पहली वाली, जो पहली बात है वो क्या है? सही है, पर दूसरी वाली बात गलत है। और वो गलती कहां नजर आई? वो गलती कहां सीधे दिख रही है? डायमेंशनलेस वेरिएबल में, थीटा में, कि उनका यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यस, जितनी भी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं सब डायमेंशनलेस होती हैं, लेकिन सारी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज यूनिटलेस नहीं होती हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? पक्का? So this was basically classification of the physical quantities, on the basis of the dimension. ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन था। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन? क्या हमने डायमेंशन की कहानी खाली इसी वजह से गढ़ी कि हम ये पता कर सकें कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, सिर्फ इसके लिए, या हम इसके कुछ और प्रयोग कर सकते हैं? राइट, बिल्कुल, इसके और भी एडवांटेजेस हैं, इसके और भी एप्लीकेशंस हैं। नाउ यू कैन मेक द हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, applications of dimensional analysis, applications of dimensional analysis, applications of dimensional analysis, applications of dimensional analysis, right? So we are coming on the application part. Application,
application, right? Applications. Now, first application. Now, before writing the application, just look at here. Do you know the dimension of velocity? Do you know the dimension of velocity? And what is this? ELT to the power minus 1. Now suppose you forget the unit of the velocity. मान लो कि तुम वेलोसिटी का यूनिट तुम भूल गए, ठीक है? किसका यूनिट क्या होता है? हालांकि मतलब आप भूलोगे नहीं, मुझे पता है इतनी छोटी फिजिकल क्वांटिटी है, पर मान लो तुम वेलोसिटी का यूनिट भूल गए और मैंने कह दिया यूनिट क्या है, पर आपको डायमेंशनल फार्मूला याद आ गया। आपको याद आ गया कि सर ने इसका डायमेंशनल फार्मूला तो एल टी टू द पावर माइनस 1 लिखवाया था, तो क्या हम यहां से यूनिट पर जा सकते हैं क्या? एग्जैक्टली यू कैन गो। अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसका डायमेंशन पता है तो आप इसका यूनिट भी चेक कर सकते हो। कैसे? अगर आप इसका एसआई यूनिट लिखना चाहोगे तो एल किसको इंडिकेट करता है? एल किसको इंडिकेट करता है? लेंथ को। तो लेंथ को आप एसआई में कैसे मेजर करोगे? मीटर में। और टाइम को आप कैसे मेजर करोगे? सेकेंड में। तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट इट सीजीएस यूनिट? एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 1 एंड सेंटीमीटर टू द पावर प्लस 1 एंड सेकेंड टू द पावर माइनस 1। आप ऐसे कर सकते हो, पक्का ना? तो ये तो मैंने बहुत इजी बता दिया आपको। जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड आ गया, ठीक है, यूनिट कोई जी बोलो, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म मान लो आ गया, ठीक है, जैसे मान लो फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स का वैसे तो सबको पता है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, पर न्यूटन नाम हमने चुना है, हमने सच में वो एसआई मतलब एसआई वो आप उसको न्यूटन बोल सकते हो, पर रियल में उसका जो एसआई यूनिट है पता है क्या है? एफ जो है, एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई? एफ का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी टू द पावर माइनस 2। अब आप इसका एसआई यूनिट चुन लो, मास का केजी, जो एम पर पावर वही केजी पर पावर, लेंथ का मीटर, जो लेंथ का पावर वही मीटर का पावर, और टाइम पर कितना, जो एल पे पावर इस पर पावर। तो आप क्या बोलोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन। न्यूटन लिखते समय कैपिटल एन लिखें, स्मॉल एन ना लिखें। जब भी यूनिट सिस्टम में किसी साइंटिस्ट का नाम आए तो उसको उस यूनिट को आप कैपिटल से लिखना चाहिए, स्मॉल से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, जब किसी भी साइंटिस्ट का नाम आता हो। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज बेसिकली न्यूटन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर अपन उसको लिखते कैसे हैं? न्यूटन की तरह, पक्का? Now SI unit of energy. SI unit of energy. SI unit of energy. एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t to the power ml2 t to the power minus 2, राइट। मास का बोलो किलोग्राम, लेंथ का बोलो मीटर, तो मीटर या मीटर पर स्क्वायर, और टाइम इज सेकेंड s to the power minus 2, that is किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जूल। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको कैपिटल जे लिखो, ठीक है। तो वही है जेम्स वो प्रेस्कॉट जूल जो है, ठीक है, तो भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सब देखा होगा या देखेंगे। तो दिस वन इज अ फर्स्ट एप्लीकेशन। यही आपका क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, और वो है क्या? इफ वी नो द डायमेंशनल फार्मूला वी कैन गेट इट्स यूनिट।
अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं क्लीन द बोर्ड। तो रैंडमली बच्चे, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया m l टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर माइनस 1 एंड ठीक है, m l टू द पावर माइनस 2 एंड t टू द पावर माइनस 1, राइट। अब आप बताओ कि इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, क्या हो जाएगा? तो मास का केजी, लेंथ का एंड टाइम का सेम पावर। अगर आप इसका सीजीएस यूनिट बात करोगे तो ग्राम, सीजीएस बात करोगे तो ग्राम सेंटीमीटर। So this one is the first application of the dimensional analysis. उसका नाम मुझे भी नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है वो, पर है ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़े। Now second application, second and a very important application, second and very important application, नोट करो, we can check dimensional correctness or consistency. We can check dimensional correctness or consistency of a given equation, of a given equation. तो हम किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस पता कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई इक्वेशन लिख करके आपने कोई एक इक्वेशन लिख करके दे दिया, बोला सर देखो ये मेरा डेरिवेशन है, ये मैंने इक्वेशन बनाया है, तो मैं फर्स्ट स्टेज पर एक ऐसा चेक इन लगाऊंगा, वहां पे एक मेरा ये ऐसा एल्गो है कि अगर उस एल्गो को मैं रन करा दूंगा तो मैं चेक कर लूंगा कि सच में ऐसा रिलेशन पॉसिबल है या नहीं है, और उसके लिए मैं डायमेंशंस की मदद लूंगा। किसकी मदद लूंगा? डायमेंशंस को। सो आई होप today's time is over, then we will try to meet in the next class. Thank you class.